हेलो बच्चों, आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, आई एम बैक हेयर विद अ न्यू वीडियो लेक्चर। बच्चों, आप लोग के मुझे डाउट्स आ रहे थे कि आपको कुछ टॉपिक समझ में नहीं आए हैं। तो बच्चों, मैंने जब सस्पेक्ट किया तो मुझे एक चीज़ यहाँ पे ये पता लगी, आप लोग वीडियो कम्प्लीटली देखते ही नहीं हैं। तो बच्चों, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो में से नोट्स बनाइए, उसको पॉज करके अगर आपको लगता है कोई लाइन इंपॉर्टेंट है उसको रिवाइंड करके दोबारा सुनिए और उसे नोट्स में मेंशन करिए, राइट। और उसके बाद डाउट रेस करिए, ठीक है। तो डेफिनेटली मैं आपके डाउट को एंटरटेन करूँगा, ठीक है। अपने डाउट आप लोग गूगल क्लासरूम में पोस्ट कर सकते हैं जैसे आपको पता है कि लाइव क्लासेस आप लोग की चलती हैं। तो बच्चों, आप अपनी क्वेरीज को, डाउट को मेंशन करें, ठीक है। एंड देन आई विल ट्राई टू रैप अप दोज डाउट्स एंड ट्राई टू मेक वन मोर वीडियो ओवर दैट डाउट्स, ठीक है। सो बच्चों, आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप ना करें प्लीज़, क्योंकि 45-40 मिनट्स के लेक्चर को ऑलरेडी मैं कंप्रेस करके आपको 10 से 12 मिनट के वीडियो में के आसपास दिखाता हूँ, ठीक है। तो स्किप करोगे, इससे ज़्यादा स्किप करोगे तो कुछ बचेगा नहीं, ठीक है। तो प्लीज़ वॉच द वीडियो कम्प्लीटली। वेलकम बैक बच्चों टू द थर्ड पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। बच्चों, हम आगे का टॉपिक कवर करने वाले हैं आज। बच्चों, तो मैं थोड़ी सी बात रेजिस्टेंस के बारे में बता दूं जो मैंने पहले भी आप लोगों को बता दी थी। बच्चों, रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी हो सकता है, वो चाहे दुनिया में कोई भी मटेरियल हो, चाहे वो कंडक्टर हो, चाहे इंसुलेटर हो, जो मटेरियल हो उसकी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होती है। तो रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी होती है बच्चों, इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल विच अपोजेज द फ्लो ऑफ करंट। मतलब किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जो करंट को अपोज करे। सपोज मैंने यहाँ पे एक मटेरियल लिया हुआ है, यहाँ से अगर मैं करंट पास कर रहा हूँ, ठीक है, और देख रहा हूँ कि ये ज़्यादा करंट पास कर पा रहा है या नहीं, ठीक है। अगर मैंने मान लिया कि इसका रेजिस्टेंस हाई है तो ये बहुत ही कम करंट को पास करेगा, ठीक है। तो बहुत ही थोड़ा थोड़ा करंट इसके थ्रू पास होगा, तो इट पासेस लो करंट, लेस करंट, इट पासेस लेस करंट। और बच्चों, अगर सपोज मैं दूसरा कोई मटेरियल ले लिया, अगर उसका रेजिस्टेंस लो है तो वो ज़्यादा करंट पास करेगा, ठीक है, ज़्यादा करंट पास करेगा। तो मैं इस केस में कह सकता हूँ, अगर मैं कंडक्टर की बात करूँ, अगर मान लेता हूँ कि ये दो कंडक्टर हैं, ये कंडक्टर है जिसकी रेजिस्टेंस हाई है, तो उस केस में मैं बोलूँगा ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ध्यान देना, कंडक्टर ऑफ हीट नहीं बोल रहा हूँ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। और सिमिलरली अगर कोई कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस लो है, उसको मैं कहूँगा क्या? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो बच्चों, कंडक्टर के केस में क्या है? लो रेजिस्टेंस इज रिक्वायर्ड। लो रेजिस्टेंस एक डिजायर्ड प्रॉपर्टी है कंडक्टर के केस में, ठीक है। तो बच्चों, मैंने जैसे आप लोगों को पहले ही बताया था कि हमारे मटेरियल 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं, है ना। किसमें? कंडक्टर में, इंसुलेटर में और सेमीकंडक्टर में। सेमीकंडक्टर आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपको दो ही पढ़ना है कि हम मटेरियल को उनके इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के बेस पे या तो कंडक्टर या तो इंसुलेटर में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो कंडक्टर क्या होते हैं? विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू वेरी इजीली। और इंसुलेटर वो होते हैं जो जो अपने बॉडी के थ्रू करंट को पास नहीं होने देते। तो बच्चों, मैं कह सकता हूँ कि इंसुलेटर के केस में रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होता है, लगभग इन्फानाइट। अगर सोच लीजिए किसी मटेरियल का अगर रेजिस्टेंस इन्फानाइट है, तब तो वो एकदम ही करंट को पास नहीं होने देगा, ठीक है। तो इसीलिए बच्चों, वायर के ऊपर जो हम प्लास्टिक की कोटिंग करते हैं, क्योंकि प्लास्टिक क्या है? एक इंसुलेटर है जो कभी इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देता, इसीलिए हम वायर के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी प्लास्टिक की कोटिंग करते हैं, जिसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिकल शॉक लगता नहीं है, क्योंकि उसके थ्रू चार्जेस या करंट पास हो ही नहीं सकता। और वहीं हम कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर के केस में रेजिस्टेंस बहुत लो होता है, बहुत ही ईजिली करंट पास हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। सर्किट डायग्राम की बात करते हैं तो बच्चों, सर्किट डायग्राम का मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है। सर्किट डायग्राम इज दैट डायग्राम विच रिप्रेजेंट्स हाउ डिफरेंट कंपोनेंट इन अ सर्किट हैव बीन कनेक्टेड बाय यूजिंग इलेक्ट्रिकल सिंबल्स फॉर द कंपोनेंट्स। बच्चों, जो हमारे वो डायग्राम होता है जिसमें हम अपने डिफरेंट कंपोनेंट्स मतलब रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, वायर, बल्ब, जिन ये सब कंपोनेंट्स हैं, और इनके इलेक्ट्रिकल सिंबल्स जो हमने बनाए थे, है ना, जो हमने डिस्कस किए थे, जिसका मैंने आपको दिखाया था वीडियो में, लास्ट वीडियो में, वो इलेक्ट्रिकल सिंबल्स थे। बच्चों देखो क्या होता है, क्योंकि हमारे लिए एग्जैक्टली बल्ब का डायग्राम बनाना कॉपी में इज़ नॉट पॉसिबल, इसीलिए हम लोग कोई जो पर्टिकुलर बल्ब है उसको हम रिप्रेजेंटेशन मतलब इलेक्ट्रिकल सिंबल्स बनाते हैं, जिससे हम समझ पाएँ कि हम बल्ब दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हम एक्जैक्टली बल्ब की फोटो तो नहीं लगा सकते अपने सर्किट डायग्राम में, तो इसलिए हमने इलेक्ट्रिकल सिंबल्स डिफाइन किया कि बल्ब को हम लोग इजीली अपने तरीके से सर्किट में ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिकल सिंबल्स होते हैं। तो वो सर्किट डायग्राम जिसमें कंपोनेंट्स किस तरीके से कनेक्ट हैं, है ना, और उन कंपोनेंट्स को हम उनके इलेक्ट्रिकल सिंबल से दिखाएं, तो वही डायग्राम सर्किट डायग्राम कहलाता है। तो अब यहाँ पे देखिए आप लोग, मैंने यहाँ पे एक सर्किट डायग्राम बनाया हुआ है, ठीक है। सर्किट डायग्राम में बच्चों ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट करती है कॉपर वायर या किसी भी इलेक्ट्रिकल वायर को, ठीक है। और बच्चों, ये जो सिंबल है ये सेल का सिंबल है। अगर मैं ये सिंबल ऐसे बना देता तो वो बैटरी का सिंबल बन जाता, ठीक है। तो ये सिंगल सेल मैंने लगा रखा है, और सिंगल सेल मैंने इसकी वैल्यू दी है 10 वोल्ट की बैटरी लगी है यहाँ पे, ये 10 वोल्ट का सिंगल सेल लगा हुआ है, ठीक है। और बच्चों, ये जो सिंबल है ये वायर दिखा रहा है कि ये स्विच है और स्विच कनेक्टेड है। तो बच्चों, करंट फ्लो होने के लिए किसी भी सर्किट में हम देखते हैं कि कहीं से भी सर्किट ब्रेक नहीं होना चाहिए, वायर ब्रेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बैटरी से यहाँ से करंट ऐसे निकलेगा,
यहाँ से जाएगा, बल्ब कनेक्टेड है, और यहाँ से सर्किट पूरा कंप्लीट है। तो करंट ऐसे फ्लो होगा इसमें, है ना। कैसे फ्लो होगा, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगा और ये वापस फिर क्लोज लूप में ट्रैवल करके वापस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में जाएगा, ठीक है। और ये बच्चों स्विच यहाँ पे क्लोज है, मतलब सर्किट कंप्लीट है, इसलिए करंट फ्लो हो रहा है। तो वहीं अगर सपोज सर्किट हमने ब्रेक कर दिया, अब देखो करंट यहाँ तक गया, लेकिन यहाँ से सर्किट ब्रेक है, यहाँ पे एयर गैप है, यहाँ पे गैप आ गया। अब एयर क्या है, एयर आप जानते हो एक तरह का इंसुलेटर है, तो कभी भी करंट यहाँ से यहाँ तो पहुँच ही नहीं सकता, तो सर्किट में कभी करंट पूरा जाएगा ही नहीं और करंट फ्लो होगा ही नहीं। तो सर्किट में करंट कितना रहेगा, ज़ीरो रहेगा। जो एक और सर्किट डायग्राम आप लोग देखिए, यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे बैटरी लगाई है और ये वायर ऐसे गया है और यहाँ पे हमने एक रेजिस्टेंस लगाया है और फिर ये यहाँ पे हमने फिर से एक स्विच लगा दिया। बच्चों स्विच को या तो हमने जो डायग्राम में डिस्कस किया था, या तो ऐसे दिखाते हैं या तो स्विच को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये हमने ऐसे करके बीच में डॉट लगा दिया, मतलब स्विच क्लोज है, ठीक है, मतलब हमारा सर्किट कंप्लीट है तो करंट फ्लो होगा। और अगर ये डॉट हमने नहीं लगाया, मतलब हमारा सर्किट ओपन है, करंट फ्लो नहीं होगा। तो बच्चों देखो एक चीज़ आप लोग यहाँ पे सीख लीजिए, बैटरी से जो हमेशा कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव प्लेट से निकलता है, पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है, और जो भी एलिमेंट बीच में आता है तो हम एक रूल याद रखेंगे, एक साइन कन्वेंशन याद रखेंगे, जहाँ से भी करंट एंटर होता है उसको हम पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं, और उस एलिमेंट से जहाँ से भी करंट अब ऐसे जा रहा है यहाँ से फिर ऐसे निकलेगा, जहाँ से बाहर निकलेगा वहाँ से हम उसको नेगेटिव टर्मिनल देते हैं, ठीक है, नेगेटिव साइन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम हमने बना दिया। तो बच्चों अब हमने बात करी थी कि हमें पता था अमीटर यूज़ होता है क्या, करंट को नापने के लिए, करंट को मेजर करने के लिए, और अमीटर को हम कैसे हमेशा कनेक्ट करते हैं, सीरीज़ में करते हैं। तो बच्चों ये देखिए, ये एक वायर गया है, यहाँ जो करंट यहाँ था वही करंट यहाँ है, तो सीरीज़ में कभी भी करंट चेंज नहीं होता। नोट करने वाली बात है, प्लीज़ कर लीजिए कि सीरीज़ में कभी भी करंट चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट रहेगा। अगर 5 एम्पियर निकला है करंट तो 5 एम्पियर ही रहेगा, ठीक है, सीरीज़ में। तो बच्चों सीरीज़ में हम अमीटर अगर कनेक्ट करेंगे तो हमें कहाँ कनेक्ट करना पड़ेगा, ये यहाँ सपोज मैंने यहाँ पे कर दिया, ये ए सिंबल लिखा है, इसे एनसर्कल किया, ये मीटर मैंने कनेक्ट कर दिया। तो अब ये जो रीडिंग देगा, जो भी करंट फ्लो हो रहा होगा उसकी रीडिंग यहाँ पे मीटर में पता लग जाएगी। और सपोज़ तो मुझे पता लग गया कि इस रेजिस्टेंस के थ्रू कितना करंट पास हो रहा है, वो हमें यहाँ पे दिख जाएगा। अब हम मान लेते हैं कि हमें इस रेजिस्टेंस के थ्रू कितना पोटेंशियल डिफरेंस है या कितना पोटेंशियल ड्रॉप है, उसको हम फाइंड करें। तो बच्चों हम यूज़ करेंगे किसका, वोल्ट मीटर का। तो बच्चों वोल्ट मीटर हमें पता है, फिर से उसको हम कैसे कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में। पैरेलल में किसके, जितना भी हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहते हैं उसके पैरेलल में। सपोज रेजिस्टेंस का टर्मिनल यहाँ से यहाँ तक है, तो हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे इसके पैरेलल में, ऐसे वी लिखेंगे, एनसर्कल करेंगे और ये हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो हमें यहाँ पे रीडिंग मिल जाएगी कि इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस मीटर में हमें दिखाई दे जाएगा, ठीक है। तो बच्चों अब साइन कन्वेंशन जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि करंट जहाँ भी एंटर होता है वहाँ पे हम प्लस साइन देंगे, जहाँ से निकल रहा है नेगेटिव साइन। तो करंट एक तो ऐसे जा रहा है, दूसरा स्प्लिट होकर ऐसे जा रहा है, तो यहाँ भी पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव, ठीक है। तो ये हमारा सर्किट डायग्राम बन गया। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। बच्चों अब हम शुरू करने जा रहे हैं ओम्स लॉ, ठीक है। तो ओम्स लॉ का स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे नीचे लिख दिया है, ठीक है। उसका स्टेटमेंट क्या है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट एंड, ठीक है। बच्चों इस सेंटेंस को मैं दोबारा आप लोगों को समझा रहा हूँ, ठीक है। मान लेता हूँ कि कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब सपोज आप ऐसे एनवायरनमेंट में हैं जहाँ पे टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, राइट। सपोज अगर रूम टेम्परेचर अगर सपोज 25 या 27 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, और वो फिक्स है, ठीक है, उस टेम्परेचर पे ही ओम्स लॉ वैलिड है। ये चीज़ ध्यान रखना कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे ओम्स लॉ वैलिड है। तो ओम्स लॉ अगर क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर सपोज हमने ये रेजिस्टेंस मान लिया, इसके अक्रॉस एक करंट पास हो रहा है, ठीक है, पास हो रहा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्या, उस एलिमेंट के पोटेंशियल ड्रॉप के, ठीक है। समझ में आपको, जो भी करंट इस रेजिस्टेंस से पास हो रहा है वो प्रोपोर्शनल किसके होगा, उसके जो पोटेंशियल डिफरेंस है उस डिवाइस के अक्रॉस, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम, इसी स्टेटमेंट को हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लेते हैं कि जो करंट है इट विल बी प्रोपोर्शनल, जो करंट आई पास हो रहा है यहाँ से, है ना, वो प्रोपोर्शनल है किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के, क्योंकि देखो रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमने पोटेंशियल डिफरेंस कितना लिया था, वी माना था, ठीक है। तो बच्चों दिस कैन ऑल्सो बी रिटन, इसी स्टेटमेंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो प्रोपोर्शनल होगा करंट के, ठीक है। तो बच्चों जब भी हम ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा के इक्वल्स टू लिखते हैं तो एक कांस्टेंट हमेशा सामने आता है। तो सपोज v इक्वल्स टू आई तो मैंने लिख दिया, लेकिन एक कांस्टेंट आएगा विच इज़ नोन एज r। r क्या है, r इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हेयर। r जो है इट इज़ नोन एज रेजिस्टेंस, ठीक है, जो कि एक कांस्टेंट है। ध्यान रखना कांस्टेंट ही तो है, क्योंकि हमने प्रोपोर्शनल साइन हटाया तो कांस्टेंट हमेशा आता है, तो r एक कांस्टेंट ही है यहाँ पे। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि v अपॉन आई इक्वल्स टू r, राइट। तो ये r क्या है, r एक कांस्टेंट वैल्यू है। इसका मतलब ये हुआ कि v अपॉन आई हमेशा कांस्टेंट के बराबर होगा। कांस्टेंट मतलब कोई भी फिक्स वैल्यू, ठीक है, कोई भी फिक्स वैल्यू, ठीक है। तो मान लो कि मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस कोई ले लिया, रेजिस्टेंस फिक्स है। बच्चों यहाँ पे देखो, सपोज हमने मान लिया कि v बाई आई
टू के बराबर है, क्योंकि हमें पता है वी बाई आई हमेशा क्या रहेगा, एक रेजिस्टेंस के बराबर, जो कि कांस्टेंट होता है एक फिक्स टेम्परेचर पे। ठीक है, तो इसका मतलब सपोज अगर मेरे वोल्टेज की वैल्यू लेट्स से 4 वोल्ट थी और करंट की वैल्यू लेट्स से 2 एम्पियर थी, तो ये देखो ये रेशियो किसके बराबर आ रहा है, 2 के बराबर। ठीक है, वहीं अगर मान लो कि मेरा वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ के अगर 8 हो गया है ना, तो ये न्यूमरेटर में कुछ होगा इक्वल्स टू 2 होगा। तो बच्चों इस रेशियो को 2 होने के लिए डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, यहाँ पे 4 होना चाहिए, राइट, क्योंकि इसको डिवाइड करेंगे तभी 2 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों, देखो जब मेरा वोल्टेज 4 से बढ़ के 8 हो गया, उस समय मेरा करंट 2 से बढ़ के 4 हो गया, राइट। इसका मतलब मेरा जब वोल्टेज डबल हुआ तो मेरा करंट भी डबल हुआ, क्योंकि हमें ये रेशियो हमेशा कांस्टेंट मेंटेन करना है। समझ में आई बात? तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी मेरा वोल्टेज डबल होगा तो मेरा करंट भी डबल होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है रेजिस्टेंस क्या एक कांस्टेंट वैल्यू है या एक कांस्टेंट के बराबर होगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा दिस थिंग। बच्चों यहाँ से हम एक चीज़ और निकाल सकते हैं कि करंट इक्वल्स टू वी अपॉन आर। ठीक है, वी अपॉन आर। तो बच्चों यहाँ से हम एक चीज़ और समझेंगे इस स्टेटमेंट को देख के कि आई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी एंड आई इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से मैं एक स्टेटमेंट और लिख सकता हूँ कि अगर मेरा रेजिस्टेंस डबल होगा, राइट, अगर ये आर टू आर बन जाए तो करंट उस केस में क्या हो जाएगा, करंट उस केस में हाफ हो जाएगा, हाफ्ड, राइट। और वहीं मेरा आर अगर हाफ्ड हो गया, सपोज आर अगर आर बाई 2 बन गया, 2 पर चला गया, तो उस समय मेरा जो करंट है वो क्या हो जाएगा, 2 बाई आर, जिसको हम लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू 1 बाय आर। तो 1 बाय आर तो हमें पता था आई के बराबर था, तो हम कह सकते हैं उस केस में जो मेरा करंट है इट विल गेट डबल्ड, राइट। तो हम ये कह सकते हैं कि जो नेट करंट होगा सर्किट में, ठीक है, रेजिस्टेंस कम करने से, रेजिस्टेंस को हाफ करने से करंट डबल हो जाएगा और रेजिस्टेंस को डबल करने से करंट हाफ हो जाएगा। इसका मतलब देखो ये समझो कि रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज़्यादा, और रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट कम होगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन है, आप लोग ज़रा ध्यान से देख लीजिए, इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं, विच इज़ वेरी बेसिक एंड वेरी इजी क्वेश्चन। आप लोग वीडियो पॉज करके इसको देख लीजिए एक बार। ये देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन में पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 0.1 वोल्ट और जो करंट की वैल्यू दी है 2 एम्पियर। तो बच्चों देखो फिजिक्स को बहुत अगर इजी तरीके से आप लोग सॉल्व करना चाहते हैं तो हमेशा डायग्राम बना के सॉल्व करना, फिजिक्स में 100% आप स्कोर करोगे। ठीक है, तो सपोज मैंने एक रेजिस्टेंस मान लिया जिसके अक्रॉस करंट पास हो रहा है 2 एम्पियर का और उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है 0.1 वोल्ट। ठीक है, तो हम यहाँ ओम्स लॉ लगाएंगे कि हमें क्या पता है वी बाई आई इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, और वो कॉन्स्टेंट आर के बराबर होता था। देखो बच्चों क्वेश्चन में जब तक टेम्परेचर की बात नहीं करी है हम लोग न्यूमेरिकल में हमेशा उसको कॉन्स्टेंट मान के चलेंगे। ठीक है, तो बच्चों वी की वैल्यू में पता है 0.1, आई की वैल्यू में पता है 2 एम्पियर। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं आर इक्वल्स टू 0.1/2, सॉल्व करेंगे तो 0.05 ओम्स, ये आपका आंसर आ जाएगा।